मैं हूं प्रेम कुमार। एक बार फिर आपको नमस्कार करते हुए खुशी हो रही है। अ, लाइव सेशन है, ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करते हैं और हर दिन हमारी बात कमोबेश होती है। आज का जो विषय है, वो विषय मैंने कुछ 4 शब्दों का रखा है। कोरोना, कोरोनिल, पतंजलि और रामदेव। ये 4 शब्द जो हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे एक संस्कृत में एक श्लोक याद आया था। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। मैंने बचपन में पढ़ा था, जिसका अर्थ ये था कि बहुत विनम्र होना चाहिए और विनम्रता से 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो ये जो आयु, विद्या, यश और बल, ये जो 4 क्रम हैं, तो मैंने सोचा जैसे कोरोना, इसका संबंध आयु से है, होने से मृत्यु होती है, जीवन पर फर्क पड़ता है। कोरोनिल विद्या है, एक विद्या जिस वजह से कोरोनिल नामक शब्द जो दवा के रूप में पेश की गई। और आयु, विद्या, यश, पतंजलि को आप यश मान लीजिए, ब्रांड है। और बल, रामदेव आज के दौर में एक बड़ी ताकत है। सिर्फ वो योग गुरु नहीं है, वो कारोबारी जगत की एक बहुत बड़ी ताकत है। राजनीति में उनकी बहुत बड़ी पहुंच है और उनके फॉलोअर्स भी देश में बहुत ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने इसी क्रम में ये नाम रखा है इस प्रोग्राम का। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच रहे होंगे कि कहां से कहां चीजों को मैं जोड़ रहा हूं। लेकिन राकेश यादव जी गुड सर कह रहे हैं, मैं भी उनको नमस्कार कह रहा हूं। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातचीत, अपनी भावना लेकर के जुड़े, ताकि उन बातों को हम एड्रेस कर सकें और उस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। बहुत जोर की चर्चा है मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर। जब ये घोषणा हुई थी, मीडिया पर इसका लाइव दिखाया गया। और आप जानते हैं आज मीडिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये ब्रांड नहीं चलते, जहां स्वामी रामदेव नहीं बैठते या बिकते बोलिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी हैं। स्वामी रामदेव एक प्रोडक्ट का ब्रांड भी हैं। तो उस रूप में अब लोग उनको योग गुरु के रूप में कम और ब्रांड के रूप में ज्यादा जानते हैं, पतंजलि मार्ग का ब्रांड। जब उन्होंने ये घोषणा की कि उन्होंने कोरोना की दवा खोज ली है, तो दुनिया चकित होकर रह गई और हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हुआ कि चलो, हम कोरोना का इलाज खोजने में, कोरोना की दवा लाने में दुनिया में सबसे पहले रहे, सबसे अव्वल रहे। और सबसे खुशी की बात ये लग रही थी कि कोई एलोपैथ, कोई दूसरा पैथ आगे नहीं बढ़ा, हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए खुशी होना स्वाभाविक है। और हमें क्या, आपको भी खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई स्वदेशी कोरोना का ब्रांड तैयार होता है, उसकी दवा तैयार होती है, तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी ठहरी नहीं हमारे पास। दुख यही है, दुख इसी बात का है, ये खुशी हम तक ठहर नहीं सकी। और अब भी चर्चा है, और अब इस बात की चर्चा है कि क्यों नहीं ठहरी। अगर हम ये कहेंगे कि खुशी नहीं ठहरी, तो हम पर लोग सवाल भी उठाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा बोलने की तमाम वजह है। आप देखेंगे, तुरंत एक भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया कि इस पर रोक लगा दी कि आप इसका प्रचार नहीं कर सकते। यूट्यूब में बहुत अच्छा काम किया। यूट्यूब ने इसके प्रचार प्रसार पर को से संबंधित जो भी वीडियो था, उसको यूट्यूब से हटा लिया। तो ये अच्छा काम मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो चाहता था कि ये कोरोनिल दवा अगर आई है तो वो आए और चले। पर ये दवा है या नहीं, इसको लेकर एक सुखबीर सिंह कह रहे हैं कि कोरोना की नहीं, खांसी जुकाम है लाला रामदेव की।
वो उनकी प्रतिक्रिया है और एक हास्य भी है इसमें, एक व्यंग्य भी है इसमें और परिस्थिति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर भी है इस प्रतिक्रिया में सुखबीर सिंह जी का। मैं स्वागत करता हूँ उनकी प्रतिक्रिया का। तो ये जो चीज़ें आई, तो मैं भारत सरकार का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि भारत सरकार ने इस चीज़ को रोक दिया और जब तक कि इसकी जांच ना हो जाए कि किससे परमिशन मिला, किसने अप्रूव किया कि ये दवा है, किस कैसे ये हुआ, कहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, क्या हुआ, ये सारी चीजें जब तक नहीं आती हैं तब तक इसको रोक दिया जाए। तो ये आयुष मंत्रालय ने ये इसको रोकने का काम किया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद भी आता है और उसका अप्रूवल वहीं से मिलना चाहिए। फिर पतंजलि की ओर से ये कहा गया कि एक कम्युनिकेशन गैप है और दरअसल इसका पूरा जो है परमिशन लिया गया है, परमिशन ली गई है और उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड में ली गई है। वहाँ की जो आयुर्वेद संस्थान है उससे ली गई, प्रॉपर तरीके से ये कहा गया। लेकिन उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग से जब सरकारी व्यक्ति ने इसका खंडन किया, कहा कि उनके पास एक आवेदन कोरोना की दवा को लेकर के कोई आवेदन नहीं आया। हाँ, कोरोना किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है या फिर स्टेमिना बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, इसके लिए उनके पास आवेदन आया था और उसके लिए उन्होंने परमिशन दी थी, उसके ट्रायल की भी परमिशन दी थी। ये बात आ गई। यानी ये बात साफ हो गई कि कोरोना की दवा के लिए कोई परमिशन उत्तराखंड की सरकार की या सरकारी विभाग से, औषधि विभाग से नहीं मिली थी। फिर भी पतंजलि ने लगातार दावे किए कि उसने क्लिनिकल ट्रायल भी किया है। अलग-अलग शब्द उन्होंने जोड़े, मैं उन शब्दों को नहीं लूंगा और उसके हिसाब से था कि ट्रायल किए गए और बड़े ताज्जुब की बात है कि 10 जून से 12 जून के बीच ही ट्रायल भी हो गए। मेरठ में ट्रायल किया गया, ये दावा किया गया। मेरठ के सीएमओ ने इसका खंडन कर दिया कि मेरठ में कोई ऐसा ट्रायल हुआ, इसका मेरी तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। जयपुर के निम्स में ये प्रयोग हुआ, वहां ये चीजें बनी, ये दावा किया गया। लेकिन वहां के राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि वहां से कोई परमिशन ऐसी जारी की गई हो उनकी कोई जानकारी में नहीं कि कोरोना जैसी चीज की दवा यहाँ बनी है या ट्रायल हुई है या ऐसा कुछ भी कोई आवेदन उनके पास नहीं आया। यानी एक एक दावे जो किए गए कि कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को स्वीकार कर लिया जाए, वो दावे खत्म होते चले गए, टूटते चले गए। तो एक अजीबोगरीब बात है, स्वामी रामदेव जो सिर्फ कह भर दें कि इसको आप खाइए तो आप दवा कोरोना का इलाज भले ना हो लेकिन कोरोना आपके पास नहीं फटकेगा, आपका इम्यूनाइज सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपको की खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, तो सब लोग विश्वास कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में हैं। तो ऐसे स्वामी रामदेव को, योग गुरु रामदेव को, व्यापारी रामदेव को, कारोबारी रामदेव को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं कि उनका राष्ट्र के निर्माण में एक योगदान है। जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय से ही हमने सुना है, बहुत कम उम्र से हमने जाना है कि वो कैसे योग के प्रति लोगों को आकर्षित करते थे। मैं बहुत छोटे उम्र थोड़ा ज्यादा कह गया, वो हमारा कॉलेज का लाइफ रहा। तो कॉलेज के लाइफ से मैंने इनको देखा है कि किस तरीके से ये इनके नाम से सारे पार्क में लोग पार्किंग योगा करने लगे थे, व्यायाम करने लगे थे। ये योगदान है इस देश में, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि संकट की घड़ी में जब कोरोना का खौफ है पूरी दुनिया में और हमारे देश में, तो एक सामान्य सी
सा गुण जो किसी काढ़ा में भी होता है। जब हम काढ़ा पीते हैं तो उसमें भी खांसी चली जाती है, जुकाम चली जाती है और इम्यूनाइज होते हैं हम, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप करता है। तो ये काढ़ा में भी ये गुण होता है। तो इससे अलग ऐसा क्या गुण है इस कोरोनिल में, उसको बताने के लिए आपको चिकित्सा का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। और ऐसा किए बगैर आपने अगर कदम बढ़ाया है तो इस कदम को किस रूप में देखें। क्या आप ऐसा करके आप करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाना चाहते थे, लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते थे, कि आपको इतनी जल्दबाजी थी कि भारत सरकार से पूछना आपने जरूरी नहीं समझा, आपने उत्तराखंड सरकार से जो परमिशन ली कोरोनिल दवा की नहीं ली, आपने दूसरी चीजों की परमिशन ली, आपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताए उसके बारे में तथ्य गलत निकले, कोई आंकड़ा सामने नहीं है कि कहां ट्रायल किया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि टेलीविजन चैनल्स को अपने एड से भर के, विज्ञापनों से भर करके आप एक नुमाइश कर देंगे, पूरे देश को बता देंगे और यहीं से आपका प्रोडक्ट सामान्य सा प्रोडक्ट कोरोना की दवा बन जाएगा और लोग उसको कबूल कर लेंगे? ये इस बड़ा सवाल है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, खुद रामदेव जी की तरफ से भी ट्वीट भी हुआ है, आया है कि आयुर्वेद से जलने वाले लोग, कि आयुर्वेद ने ऐसा कर लिया, कोई दूसरी पैथी ने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने एक दवा को आने देने से पहले ही उसका उसके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया, उसको देखा भी नहीं, परखा भी नहीं। रामदेव साहब, दवा दवा होती है, दवा को संकट मोचक बोलते हैं, जीवन रक्षक होती है वो। उसके लिए ट्रायल का भी एक नियम होता है, कायदा होता है। आप किसी चीज को दवा बोलकर किसी को खिला दें और वो दवा ना हो, तो इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है? आप बताएं, क्या ये विश्वासघात किया जाना चाहिए? देश में आयुर्वेद के प्रति बहुत विश्वास है और मैं कहूंगा कि स्वामी रामदेव के प्रति भी बहुत विश्वास है, उनकी कंपनी पतंजलि के प्रति भी बहुत विश्वास है। लेकिन उस विश्वास को आपने तोड़ा है, उस विश्वास को आपने तोड़ा है। मैं इसी अवस्था में ये कहने को विवश हूं, क्योंकि अब तक ही जितने प्रमाण आ गए हैं कि ये साबित हो गया है कि कोरोनिल को दवा बोल करके आप जिसको पेश करने जा रहे थे वो सिर्फ सर्दी, खांसी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक मिक्सचर है। वो मिक्सचर ये दवा है आप नहीं कह सकते। दवा तो तब होगा जब उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, जब डॉक्टरों की पैनल उसको अप्रूव करेगी कि इसका प्रतिशत रेट क्या है सफलता का। कई सारी दवाएं पूरी दुनिया में ट्रायल के पीरियड से गुजर रही हैं। हमने तो अपने यहाँ प्लाज्मा थेरेपी को भी देखा कि प्लाज्मा थेरेपी जो कि शुरू में लगा कि काफी सफल होगा, लेकिन अभी उसकी सफलता प्रमाणित नहीं हुई है, वो भी ट्रायल के ही पेज में है। और ऐसे समय में हम किसी बात को, किसी चीज को, किसी मिक्सचर को दवा बोल करके पेश करेंगे? और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान की सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का, कि जिन्होंने एक पेशेवर रुख अपनाया कि इसे दवा के रूप में प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी। आप भी खुश होंगे, हमें बेहद हम दुखी होते अगर ये इस रूप में प्रचारित हो जाता, जनता इसे विश्वास के साथ खरीद लेती और बाद में सरकार इस पर निर्णय करती। ये बहुत सुखद स्थिति है हम सब के लिए कि इस दवा को तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक कि इसके बारे में आश्वस्त न हो जाए। लेकिन ये बहुत नरम नीति है, बहुत सॉफ्ट नीति है। दरअसल ये इतना बड़ा अपराध है
कि यह सजा खोजती है, सजा मांगती है कि आपने कैसे झूठ बोला, आपने कैसे सारे नॉर्म्स को नहीं माना, आपने क्यों ट्रायल्स नहीं किए। उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार, यूपी का मेरठ, हर जगह से जितने भी आपने उदाहरण रखे, कहीं से भी आपकी बात सही नहीं निकली। क्या आप झूठे हैं? झूठ बोलते हैं आप? क्या झूठ बोलकर कारोबार करना चाहते हैं? आपने विश्वास का सौदा करने की कोशिश की है। उस विश्वास को, जो आपका नाम ही ब्रांड है, उस ब्रांड को आपने कोरोनिल दवा के रूप में जोड़कर, अपने विश्वास के साथ उसको जोड़कर एक सिंपल मिक्सचर को, आयुर्वेदिक मिक्सचर को, जो सर्दी, खांसी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली थी, उसको कोरोना की दवा के रूप में पेश करने की बहुत बड़ी गलती की है। महा अपराध किया है। हिंदुस्तान की जनता के साथ आपने अपराध किया है और इसकी सजा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से इतने बात से संतुष्ट नहीं रह सकता कि आप केवल इनके ट्रायल पर रोक लगा दे। इनके तमाम दावों पर जो गलत साबित हुए हैं, उसके लिए इन्हें कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। इनको कानून के हिसाब से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए कि आपको किसने हक दिया कि आप जनता के विश्वास के साथ खेलें। इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर मैं उस पर बात न करूं तो आप कह सकते हैं कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये दावा है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दवा मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला दवा, क्योंकि दवा तो ये घोषित हुआ नहीं। तो आयुर्वेद की में जो भी हम प्रयोग करते हैं, उसका आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात मानी जा सकती है कि इसमें जो तत्व, जो अवयव इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें, इसको अंग्रेजी में इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, वो किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे। तो क्या सिर्फ इस आधार पर हम इसे ले लें कि खा लेते हैं, हर्जा क्या है? जब एक व्यक्ति बीमार होता है ना, तो दवा के रूप में वह जो स्वीकार करता है, उस पर उसका असीम विश्वास होता है। आप एक कैलपोल की भी दवा लेते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि बुखार उतरा कि नहीं उतरा, अब उतरा, तब उतरा, और नहीं उतरता है तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं ये कैलपोल की दवा नकली वाली तो नहीं है। ये विश्वास होता है दवा पर इंसान का। और जिसको हम दवा बोल करके पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को खिलाएंगे, वो अगर इसको खाने के बाद भी अपने में परिवर्तन नहीं देखेगा, पॉजिटिव परिवर्तन, बदलाव नहीं देखेगा, चंगा होता खुद को नहीं पाएगा, तो उस दवा को, जिसको दवा कहकर के उसने स्वीकार किया, उसके प्रति उसके विश्वास का क्या होगा? क्या हम सिर्फ ये कहेंगे चलो तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अरे इसी दवा के भरोसे कुछ दूसरे ट्रायल्स जो संभव होते, उसको वो स्थगित भी करेगा कि नहीं, हमारे पास तो रामदेव जी का दी हुई दवा है। तो इस हाल में जब उसकी स्थिति बिगड़ेगी तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोरोना को ठीक करने वाली भी तो दवा नहीं है। दवा तो नहीं है ना। दवा मतलब, उस दवा का मतलब दवा होता है। कोरोना की दवा का मतलब कोरोना वायरस को कमजोर करने वाली दवा, उससे संक्रमित मरीज को ठीक करने वाली दवा, जो ठीक कर दे, चंगा कर दे, तब तो दवा है। कोरोना वायरस को मार दे, यह भी एक तरीका है। उसको कमजोर कर दे, उसको इस हद तक कमजोर कर दे कि व्यक्ति उससे लड़ने योग्य हो जाए, ठीक हो जाए, तभी तो वो दवा है। अदरवाइज उसको हम दवा कैसे बोले? ये महत्वपूर्ण बात है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम
इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं कि चलो नुकसान तो नहीं कर रहा है, दवा समझ के खा लो। हंसी मजाक है क्या? देश की जनता के साथ हंसी मजाक करने के लिए छोड़ दिया जाए, इसलिए कि आप ब्रांड हैं, इसलिए कि आपके आपके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, इसलिए कि आप किसी कंपनी के हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। क्या ये खिलवाड़ करने की आजादी आपको दे दी जानी चाहिए? कतई नहीं दी जानी चाहिए। और निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। सुखबीर सिंह ने और भी प्रतिक्रिया दी है कि सर, लौकी का जूस पीकर एक औरत पहले भी अपनी जान पर बना बैठी थी, माने गंवा बैठी थी। वो कह रहे हैं कि किसी ने सुझाया होगा कि लौकी का जूस पीने से ठीक हो जाता है, तो उसने उस पर भरोसा करके, मैं वही बात कर रहा हूं कि पीने से हर्जा क्या है। लौकी का जूस, सुखबीर सिंह जी ने जो उदाहरण रखा है, मैं उस उदाहरण से कहता हूं कि लौकी का जूस पीने से नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान उस विश्वास का होता है जो दवा पर होता है। दवा से उम्मीद पर जो होती है वो टूटती है, और उस दवा पर के भरोसे रहने से हम जो वैकल्पिक उपाय छोड़ देते हैं, दूसरे उपाय करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दवा हम ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारी स्थिति डिटेरियोरेट करती यानी खराब होती जाती है, वो जो है मरीज को मौत के मुंह में ढकेलता है। सुखबीर सिंह जी ने और भी लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट का बाबा के ऊपर हाथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बाबा के ऊपर हाथ है, और उन्होंने एक भक्ति वाली पंक्ति भी सुनाई है कि जिनका, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल होता है कि जिनके ऊपर राम की कृपा हुई तो उनको किसी चीज की क्या दिक्कत है, तो वहां ईश्वर होता है। लेकिन यहाँ शायद उन्होंने एक व्यंग लिखने की कोशिश की है कि यही सरकार अपने आप को ईश्वर समझ बैठी है, और सरकार की कृपा से ये सारी चीजें की जा रही हैं। प्रदीप पवार जी ने कहा है, एमसी जेनेसा मलिक, पप्पू वेनेसा ही गुलाम। इसका बहुत ज्यादा मतलब तो मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है शब्दों में कुछ कमी रही हो। एमसी जेनेसा मलिक, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो भी हो। तो उनका भी स्वागत है प्रतिक्रिया देने के लिए। तो मैं आगे आता हूं इस विषय पर आगे अपनी बात रखते हुए कि आयुर्वेद के प्रति असीम विश्वास का दुरुपयोग हुआ है, और रामदेव जी को इसके लिए देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। ये दवा नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उनको लॉन्च करते हुए ही ये बताना चाहिए था कि इसके बारे में मैं दवा के तौर पर इसका दावा नहीं करता, इसका काम सिर्फ इतना 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 है, ये सिर्फ ये काम कर सकता है। अगर ये ईमानदारी उन्होंने दिखाई होती, तब भी देश आपके प्रोडक्ट को लेता, खरीदता, स्वीकार करता, लेकिन दवा के रूप में जरूर उसे स्वीकार नहीं करता। आपने दवा के रूप में इसे बेचने की कोशिश की है, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है आपने। असीम है ये गुनाह, और इस गुनाह का कहीं अंत नहीं है। आपको इस गुनाह के लिए सिर्फ माफी मांगने से भी आपको ये माफी नहीं दी जा सकती। आपको तो अदालत में ही प्रोसिक्यूट कराना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये गुनाह क्यों किया है। मैं आज के विषय को यहीं पर रोकना चाहूंगा और स्टॉप करना चाहूंगा, कि क्योंकि ये चर्चा जो है इसी भावना को व्यक्त करने के लिए, जनता में ये भावना है, इस भावना को व्यक्त करने के लिए वो हमने की, और मुझे यकीन है कि इस चर्चा से किसी न किसी तरह की एक प्रतिक्रिया आपके मन में आएगी, और वो प्रतिक्रिया हमारी सोच से मिलती-जुलती भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर भी हम इस आपका स्वागत करेंगे, और इस चर्चा का मतलब ही यही होता है कि प्रतिक्रियाएं हों, हम समझें एक, और ये सिलसिला जारी रहे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।